हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे DSSS का जो एग्ज़ाम होता है TGT नेचुरल साइंस का। उस साइंस के एग्ज़ाम के हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होते हैं PYQ क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर देखो आपको दो स्टेटमेंट दी और ये पूछा है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सा नहीं है, या फिर दोनों ही है। तो देखो हम देखते हैं। फर्स्ट आपको दिया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। अब सबसे पहले तो आपको डिफ्यूज़न पता होना चाहिए, डिफ्यूज़न क्या होता है। तो डिफ्यूज़न बेसिकली क्या होता है, एक तरह से इंटरमिक्सिंग होती है। ठीक है, इंटरमिक्सिंग यानी कि आपस में मिल जाना। अब ये होती किस तरह से है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, यानी कि जहाँ पर भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से किसकी तरफ जाते हैं भाई, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो यानी कि इंटरमिक्सिंग की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से होती है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो अब देखो इसने क्या कहा है कि जो डिफ्यूज़न होता है ना, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो किस में जल्दी होता है, वो लिक्विड्स में जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब हम पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात करें तो आपको पता है कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो सॉलिड में सबसे कम होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। फिर इसके बाद किस में आता है भाई, इसके बाद जो आता है वो किस में आता है, इनसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है, लिक्विड में होता है। फिर सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेज में होता है। तो यानी कि आराम से डिफ्यूज़ कौन हो पाएंगे, जिनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, यानी कि और क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, कम है। तो सॉलिड में तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और स्पेस भी कम होता है। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पर तो कोई डिफ्यूज़न नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर लिक्विड में क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और अगर हम कंपैरिजन करें तीनों स्टेट्स में, तो तीनों स्टेट में से सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो किस में होता है भाई, गैसियस स्टेट में होता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो आपको क्या दिया है कि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ये तो सॉलिड, लिक्विड की और जो गैसेस यानी कि स्टेट ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उन्हीं से ये क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक दिया है आपको कि जो गैसेस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है, कम होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो ऑप्शन नंबर 3, जिसमें आपको दिया है बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस बिकॉज। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। अब इसके लिए फिर से दो स्टेटमेंट दिए और पूछा है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको दिया है इट इज स्टोर अंडर एक्सट्रीम लो प्रेशर टू सॉलिडिफाई इट। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको ड्राई आइस बनाने के लिए, सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या है, लो प्रेशर नहीं हाई प्रेशर की नीड होती है टू सॉलिडिफाई इट। यानी कि इसको सॉलिड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई, हाई प्रेशर चाहिए होता है, तभी ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो आपको क्या दिया है, इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 atm विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, चूज द करेक्ट कोड। अब देखो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया है कि ये क्या होता है, जो सॉलिड आइस होता है ना ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। ठीक है, सॉलिड से क्या बन जाता है, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एट 1 atm। यानी कि जब हम उसका प्रेशर, सॉलिड CO2 का प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और डिक्रीज करके 1 atm तक ले आए हैं, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है और विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो इस प्रोसेस को, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ये प्रोसेस क्या होती है भाई, सब्लिमेशन होती है। और जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है आपको ये बिल्कुल करेक्ट दिया है, क्योंकि देखो हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, वो सॉलिडिफाई हो रहा है। इट मीन्स अगर हम प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो प्रेशर को कम करेंगे तो उसकी जो सॉलिडिफिकेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। ये क्या आ जाएगा, ओनली 2 ऑप्शन, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ना सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ। अब देखो यहाँ पर प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया इन्होंने, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो देखो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, आपने 3 तरह की स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। बट 2 स्टेट ऑफ मैटर और होती है, एक प्लाज्मा होती है और एक बोस-आइंस्टीन होती है। तो ये प्लाज्मा के ऊपर ही क्वेश्चन है। ये 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको, 9th क्लास की केमिस्ट्री की जो बुक है साइंस की जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें आपको दिया हुआ है। तो देखो प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या होता है देखो, ये क्या होता है,
दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जो होते हैं इसके, ये कैसे होते हैं भाई, सुपर एनर्जेटिक होते हैं, सुपर एक्साइटेड होते हैं, और दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज गैसेज। और ये कैसी फॉर्म में होते हैं, जो इसके पार्टिकल होते हैं आयंस की फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल दिया है इसका, नियोन बल्ब होता है, फ्लोरोसेंट बल्ब होता है। नियोन बल्ब में क्या होता है भाई, नियोन गैस होती है। फ्लोरोसेंट बल्ब में क्या होता है, हीलियम गैस होती है। और देखो आगे क्या दिया है आपको कि व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू गैस, यानी कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है ना गैस से, जैसे अब देखो ये बल्ब है, इस बल्ब में से क्या है, यहाँ पर गैस फिल कर रखी है आपने, तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये क्या होती है, ये जो गैस होती है क्या होती है, आयनाइज हो जाती है। और इसी आयनाइज होने से ये क्या होता है, यहाँ पर प्लाज्मा क्रिएट होता है। और ये जो प्लाज्मा क्रिएट होता है यही क्या करता है, एक कलर को क्या करता है, कलर में ग्लो होता है। ठीक है, प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर, ये एक स्पेशल कलर के साथ ग्लो करता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। यानी कि कौन सा कलर ग्लो करेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि गैस कौन सी है उसमें। ठीक है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। और इसके एग्जांपल देखो आपको साथ साथ क्या दिए हैं यहाँ पर, ये एग्जांपल दिया देखो, सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। जो सन और जो स्टार होते हैं वो भी किसकी वजह से ग्लो होते हैं भाई, वो भी होते हैं प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा, यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की वजह से। आपने पढ़ा है ना कि जो सन के अंदर होता है वो क्या होती है, गैसेस फिल होती हैं, स्टार्स भी गैसेस से बना होता है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, ये आयनाइजेशन प्रोसेस होती है हीट की प्रेजेंस में, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट में जब हीट होती है तो वहाँ पर ये आयनाइज यानी कि आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर जिसकी वजह से क्या करता है, ग्लो करता है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको क्या स्टेटमेंट दिए हैं और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया है। फर्स्ट आपको दिया है एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड फॉर्म ऑफ आयनाइज गैस, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड दिया एक्सट्रीमली स्टेबल एंड अनचार्ज न्यूट्रॉन ऑफ सेवरल गैसेज, ये नहीं है। थर्ड ऑप्शन है एक्सट्रीमली चार्ज पार्टिकल ऑफ गैसेज अंडर वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर नहीं होता है, हाई टेम्परेचर होता है। तो फोर्थ ऑप्शन दिया है एक्सट्रीमली स्टेबल पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड एंड चार्ज पार्टिकल ऑफ अ नोबल गैस अंडर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। देखो लो टेम्परेचर नहीं होता है, नोबल गैसेस तो हो सकती है बट ये लो टेम्परेचर नहीं होता है, सॉरी लो टेम्परेचर नहीं होता है, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। सन में तो देखो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, हाई टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर जो सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट है आपको जो दिया है वो कौन सा ऑप्शन बनेगा, वो बनेगा भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड फॉर्म ऑफ आयनाइज गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सबको पता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट इन कैल्विन स्केल जो होता है वो कितना होता है भाई, वो होता है 273.15 कैल्विन एग्जैक्ट ये होता है। बट आपको अगर ऑप्शन में 273 कैल्विन मिलता है इसके प्लेस पे तो आप ये भी टिक कर सकते हो 273 कैल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एज स्टेटेड बाय प्राउस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिए स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम नहीं होता है। सेकंड आपको दिया है देखो प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय हीट, हीट तो बिल्कुल ही नहीं होता है। आपको फोर्थ ऑप्शन में दिया है डेंसिटी, ये भी नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वो जो डेफिनेट जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं भाई, ऑलवेज प्रेजेंट बाय मास, यानी कि वो मास के साथ एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वहाँ पे ये एग्जांपल भी इसी तरह से दिया हुआ है। जैसे देखो आपके पास वाटर है, तो वाटर आप क्या करते हो, आप टैप वाटर ले लो, ठीक है, आप सी वाटर ले लो, वाटर मिनरल वाटर ले लो, आप कोई भी वाटर ले लो। तो लेकिन जो वाटर होता है, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है भाई, हमारे पास H2O होता है। क्या होता है वाटर का केमिकल फॉर्मूला, H2O होता है। यहाँ पर इसका मास का रेशो निकालो, इसका मास कंपोजिशन निकालो। तो यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो दो का कितना होगा 2, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये कितना आ गया, यहाँ पर देखो कट करके कितना आ गया 1:8। तो यानी कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ हमेशा क्या होता है 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तभी वो क्या बनता है, वाटर बनता है। और ये क्या होता है, ये हमेशा प्रोपोर्शन क्या रहता है, फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पर देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए और इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, इसके पॉइंट्स क्या है, ये क्लियर होने चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दीज आर कॉल्ड एटम्स। सेकंड जो दिया है वो क्या दिया है कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एटम्स आर इनडिविजिबल, अकॉर्डिंग टू डाल्टन बात कर रहे हैं हम।
नेक्स्ट आपको दिया है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, कि भाई एटम ना तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना क्रिएट हो सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जो पोस्टुलेट है वो क्या है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग द मास, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। अब देखो उसने क्या कहा है, इस पॉइंट को ध्यान से देखना। उसने ये बोला है कि अगर एक ही एलिमेंट के आप एटम लेते हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने गोल्ड लिया है, ठीक है, और गोल्ड ही एलिमेंट के आप क्या कर रहे हो, एटम्स ले रहे हो, तो जितने भी एटम्स बनेंगे गोल्ड के वो सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, यानी कि उनका मास है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो सब क्या है, सेम रहेगी। ठीक है, सेम एलिमेंट के तो पार्टिकल क्या है भाई, सेम एलिमेंट के एटम्स तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, सेम प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आपने गोल्ड ले लिया और यहाँ पर क्या किया है, सिल्वर ले लिया। अब देखो दोनों ही एलिमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों के जो एटम्स है उनकी प्रॉपर्टीज भी तो डिफरेंट ही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। यहाँ पर क्या बोला है कि जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, वो कंबाइन होते हैं किसमें, स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या दिया है कि इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट, यानी कि किसी भी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर रहते हैं और जो एटम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं भाई, कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमें जो चार स्टेटमेंट दिए इनको हम रीड आउट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड आपको दिया है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी बिल्कुल ठीक है कि एक एलिमेंट के तो एटम्स जो हैं वो तो भाई सेम ही रहेंगे, आइडेंटिकल ही रहेंगे। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपको दिया है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। स्मॉल रियल नंबर नहीं होता है भाई, अभी देखो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था क्या होता है भाई, स्मॉल होल नंबर रेशियो होता है। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट क्या है, इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा, जो कि राइट आंसर है बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया है वो क्या दिया है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटम मास यूनिट, अब देखो यहाँ पर ये पूछा है कि यूनिवर्सली जो हमने एटॉमिक मास यूनिट को एक्सेप्ट किया था उसके लिए हमने कौन से आइसोटॉप को स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह यूज़ किया था या फिर चूज़ किया था, ठीक है, मेज़र करने के लिए। तो ये हमें पता है किससे किया था, अभी हमने कार्बन से किया था, और कार्बन का कौन सा आइसोटॉप, 12, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स, यहाँ पर देखो कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो ये तीनों तो बिल्कुल ही गलत है। क्या बोलते हैं भाई, उसे हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल हमने लिया O2, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का, और यहाँ पर जो इसकी एटॉमिसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 बनेगी, ठीक है। इसी तरह से जो फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, P4 होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है भाई, 4 है, ठीक है। तो यही पूछा है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं भाई, एटॉमिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, यहाँ पर देखो थॉमसन मॉडल के लिए स्टेटमेंट दिए हैं, 2 स्टेटमेंट दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों करेक्ट है या फिर गलत, मतलब इनकरेक्ट है। क्या दिया है आपको, पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो दिया है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमने जो एटम था, यानी कि थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम था वो कैसा बताया था उसने, कि एटम क्या होता है, एक स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, और ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, यानी कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें क्या रहते हैं, इम्बेडेड रहते हैं। इसने इसका कंपैरिजन किससे किया था भाई, वाटरमेलन से किया था, पुडिंग से किया था। और वाटरमेलन में इसने कैसे कंपैरिजन किया था कि जो पूरा रेड पार्ट होता है वो उसको तो इसने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज पूरे उसमें एटम में स्प्रेड है, और जो उसके सीड्स होते हैं उसको उसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन है जो उसके अंदर क्या है, धसे हुए हैं, एम्बेडेड है, उसको उसने क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन बोल दिया था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। और जो सेकंड पोस्टुलेट दिया है, इसका सेकंड स्टेटमेंट दिया है वो देखते हैं हम, कि द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसने ये बोला है कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये क्या बोला है इसने कि ये इक्वल नहीं होते हैं, और एटम जो है वो भी क्या है, होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं होता है। अब देखो अगर उसने ये बोल दिया इक्वल नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल तो बनेंगे नहीं, बट ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या होता है भाई, ये न्यूट्रल भी होता है, और न्यूट्रल होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा और जो नेगेटिव चार्ज बनेगा एटम के अंदर वो मैग्नीट्यूड में कैसा होता है, इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पर ये नोट नहीं होता,
इस क्वेश्चन में अगर ये नोट नहीं होता तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाती है भाई, ट्रू हो जाती है, यानी कि इसका आंसर बन जाता बोथ 1 एंड 2। बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको नोट दिया है तो ये स्टेटमेंट हो गई है इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट होने की वजह से जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स होता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने क्या बताया था, ये न्यूलैंड ने दिया था, और इसने क्या बताया था, इसने बताया था कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक वेट, यानी कि जब हम एलिमेंट्स को उनके अटोमिक वेट इंक्रीज होने के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सीक्वेंस में लगाते हैं, एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, रखेंगे एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक वेट, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया था, उसने ऑब्जर्व किया था कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि उसने ये ऑब्जर्व किया था कि हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होगी, फर्स्ट एलिमेंट जैसी होगी। यानी कि जिस तरह से देखो आपने म्यूज़िक के नोट्स देखे होंगे, म्यूज़िक में 7 सुर होते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से जो 7 नोट्स होते हैं उसी के बेसिस पे इसने बताया है कि जो फर्स्ट वाला बनेगा यानी कि वो किसके सिमिलर होगा, एट्थ की। तो ये बताया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने। तो ये कुछ ही एलिमेंट्स तक क्या था भाई, अप्लाई हुआ था, सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं हुआ था। ये जो उसने बताया था ये ऑब्जर्व करने का यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ बताने का, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ जो एलिमेंट्स बताया था, ये जो बताया था ये सारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। ये कहाँ तक अप्लाई हुआ था, एप्लीकेबल था, ये सिर्फ अप टू कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनलीज पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, मैनलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसने क्या बताया था, तो उसने क्या बताया था कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है। किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है भाई, एटॉमिक मास का। तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें दिया है। फर्स्ट में देखो आपको दिया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बेसिस पे होता है भाई, एटॉमिक नंबर होता तो है बट ये कौन बताया था, ये किसने बताया था, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने बताया था। जो सेकंड दिया है इसमें क्या बताया, आयंस का बताया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और जो थर्ड है ये क्या है, एटॉमिक मास, यही क्या है इसका राइट आंसर है। जो मैनलीव ने बताया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे बताया था, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। और जो फोर्थ स्टेट, अब राइट आंसर तो मिल ही गया, इसमें तो एटॉमिसिटी लिखा है तो ये तो इनकरेक्ट ही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली बैलेंस इक्वेशन 4। यहाँ पर देखो आपको ये इक्वेशन दी है और इसके लिए आपको बैलेंस इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है। तो बैलेंस इक्वेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं भाई, बैलेंस इक्वेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एटम, दोनों साइड के आपको, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर वो सेम होते हैं तो बैलेंस है, अगर सेम नहीं होते तो अनबैलेंस इक्वेशन होती है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखो तो यहाँ पर तो एक ही आयरन एटम है, इस साइड पे 3 है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखो यहाँ पर 3 आयरन एटम है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर बट ऑक्सीजन देखो कितनी है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो O4 लिखा है, और इस साइड पे कितनी ऑक्सीजन है, देखो 1 ही है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखो यहाँ पर 3 आयरन है, 3 आयरन है, यहाँ पर देखो फिर क्या है, 4H2O लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन, 4 2 ज़ा 8, हाइड्रोजन तो कितने हो गए भाई, 8 हो गए, और यहाँ पर भी देखो 4 2 ज़ा 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितनी है, देखो 4H2O मॉलिक्यूल लिखा है, इट मीन्स ऑक्सीजन भी कितनी है, 4 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बैलेंस इक्वेशन है इसके लिए आयरन के लिए वो क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो ये पूछा है कि यहाँ पर जब हम स्लेक लाइम की रिएक्शन कर यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम किसके साथ रिएक्शन कराएं वाटर की, कि एकदम से विग्रस रिएक्शन होती है, यानी कि लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, एकदम से रिएक्शन होती है, किसके साथ रिएक्शन कराने पर होता है ऐसा, और प्रोडक्ट हमें मिलता है स्लेक लाइम। प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है भाई, स्लेक लाइम मिल रहा है। स्लेक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस। आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किसके साथ रिएक्शन कराओ वाटर की कि आपको ये प्रोडक्ट मिले। फर्स्ट आपको दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, तो यही इसका राइट आंसर होता है, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा CaO। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पर आपसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शंस जो जब होती हैं, जब प्रोसीड करती हैं तो उनमें से क्या होता है, हीट निकलती है, एनर्जी क्या होती है भाई, बाहर रिलीज होती है। तो देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो बर्निंग तो हम जब भी करते हैं तो क्या होता है भाई,
हीट रिलीज़ ही होती है ना, गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होती है। सेकंड जो आपको दिया है वो दिया है डिकम्पोज़िशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, कि जो भी वेजिटेबल मैटर होता है यानी कि जितना भी किचन में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सब प्लांट वगैरह होते हैं, इन सबको जब हम डिके करते हैं, इनका कंपोस्ट बनाते हैं, इनका डिकम्पोज़िशन होता है, तो वहाँ पर भी एनर्जी रिलीज़ होती है, ऐसा बोला है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे-धीरे इस वेजिटेबल मैटर को क्या करते हैं, डिके करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, और ये डिग्रेड करने से क्या होती है, गैसेज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो गैसेज़ प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि वो कैसी रिएक्शन है भई, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। थर्ड आपको दिया है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन भी क्या होती है भई, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये रेस्पिरेशन वाला एग्ज़ाम्पल जो है एक्ज़ोथर्मिक का, ये आपको क्लास 10th जो केमिस्ट्री है, क्लास 10th का जो साइंस है, वहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है टाइप ऑफ रिएक्शन, वहाँ पर भी आपको ये दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन क्या होता है भई, एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होता है। फोर्थ आपको दिया है अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, तो ये रिएक्शन देखो, अगर अब 3 ऑप्शन किसके हो गए हैं, एक्सो के हो गए हैं, ठीक है? अगर आपको ये नहीं भी पता है फोर्थ ऑप्शन, अगर देखो 3 ऑप्शन अगर एक्सो के हो गए, तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ तो फिर किसके लिए बचा है भई? एक्सो का एग्ज़ाम्पल नहीं होगा ना, क्योंकि उसने नोट पूछा है। तो अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, ये कैसी रिएक्शन होती है भई? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें हीट रिलीज़ नहीं होती है, ठीक है? ये ऐसी रिएक्शन नहीं है, इसमें हीट क्या होती है भई, हमें एंटर करानी पड़ती है, तो ये क्या होता है भई, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिड प्लस मेटल। देखो एसिड और मेटल रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं प्लस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू कंप्लीट द रिएक्शन अबव, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, ओजोन गैस होता है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियोज़ में। जो मैंने क्लास 10th का एक केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस किया था हमने, उसमें भी ये हमने डिस्कस किया था कि एसिड और मेटल की जो रिएक्शन होती है वो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, और फिर हमने एसिड और बेस के ऊपर भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है भई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो जो क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि जिंक ग्रैन्युलीज आपने लिया है, जिंक क्या है भाई, मेटल है, और आपने क्या किया है उसको एसिड में, ठीक है, एसिड के अंदर डाला है, तो यहाँ पर क्या होता है, बबल्स बनते हैं, तो कौन सी गैस के बनते हैं, तो वो कौन सी गैस के बनते हैं भाई, हाइड्रोजन गैस के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अल्कली इज अ बेस विच इज, ये भी हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था, मैंने बताया था एसिड और बेस की जो वीडियो हमने डिस्कस की थी कि अल्कली जो होता है वो बेस ही होते हैं, बट वो किस टाइप के बेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अल्कली। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर 3, सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहाँ पर आपको देखो 4 स्टेटमेंट दिए हैं और ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट आपको दिया ये एसिड बेस के ऊपर क्वेश्चन है कि एसिडिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH आयन इन सॉल्यूशन। ये बिल्कुल ही गलत है। जो एसिडिक नेचर होता है सब्सटेंस का वो H पॉजिटिव आयन की वजह से होता है, ना कि OH पॉजिटिव आयन। OH पॉजिटिव आयन क्या होते हैं भाई, बेसिक इन नेचर को फेवर करते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या है भाई, इसकी फॉल्स हो गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है, एक बार हम समझ लेते हैं बाकी की स्टेटमेंट को भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है कि एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। बिल्कुल ठीक है ये, कि यहाँ पर आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो उसी की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड आपको दिया है कि व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल, जब बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो द सॉल्ट फॉर्म हैज़ ए नेगेटिव आयन कंपोज ऑफ द मेटल। तो जो सॉल्ट बनता है वो क्या बनता है भाई, नेगेटिव आयन मेटल के साथ मिलकर बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको बिल्कुल करेक्ट दिया है। यहाँ पर देखो क्या होता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब हम बेस की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ भाई, बेस की रिएक्शन जब हम मेटल के साथ करेंगे, जैसे देखो हमने यहाँ पर बेस लिया है क्या, NaOH आपके पास बेस है, ठीक है, और इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो जिंक के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाता है सोडियम जिंकेट बन जाता है यहाँ पर ये, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन भी कहाँ भाई, ये क्लास 10th जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ये, उसका क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट भी। तो ये भी क्या है भाई, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ आपको दिया है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है सॉल्ट का, उसका मतलब क्या होता है कि जो 1 यूनिट सॉल्ट होती है
वो उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट होता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो इसका जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं कॉपर सल्फेट का, तो इसके साथ क्या होता है भाई, 7 वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी हैं, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वो क्या है भाई, आपको फोर्थ स्टेटमेंट के लिए पूछा है। तो यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, बट राइट आंसर है, क्योंकि इसने फॉल्स के लिए पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब डक्टाइल मेटल पूछा है उसने, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डक्टाइल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो डक्टाइल प्रॉपर्टीज जो होती है वो मेटल की होती है, और ये हमें क्या बताती है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटल थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाती है। इन्हें जब हम स्ट्रेच करते हैं, बीट करते हैं, तो ये थिन वायर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल नेचर बोलते हैं मेटल्स का। तो ये जो डक्टाइल नेचर होता है, यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा होता है वो किसका होता है भाई, गोल्ड का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल मेटल एक्सेप्ट एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सी मेटल को छोड़कर बाकी सारी मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती है भाई, सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर पे। तो जो मरकरी होती है वो क्या होती है भाई, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है भाई, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें, ये क्वेश्चन नॉन मेटल से भी बन सकता था, तो अगर नॉन मेटल की बात करें यहाँ पर, अगर नॉन मेटल के लिए पूछा होता तो वो क्या होता भाई, ब्रोमीन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड इज ट्रू। यहाँ पर देखो ये पूछा है कि आयनिक कंपाउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आयनिक कंपाउंड की हम एक बार कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो देखो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड और ब्रिटल होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और ये सॉलिड फॉर्म में जब होते हैं ना आयनिक कंपाउंड, तो ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। अब जब क्लोजली पैक होंगे तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, कंडक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। फ्री आयंस होने चाहिए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। बट जब हम आयनिक कंपाउंड्स का क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट लेते हैं या फिर डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है, सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये वाटर में तो क्या है भाई, सोल्यूबल रहते हैं, बट जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें क्या रहते हैं भाई, ये इनसोल्यूबल होते हैं, और इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, वेपराइजेशन होता है, और ये क्या होते हैं, गुड इंसुलेटर होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमें ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट आपको दिया, आयनिक कंपाउंड आर वेरी फ्लेक्सिबल। अभी देखो हमने पीछे पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं भाई, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या है कि ये क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, फिक्स होते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया है। नेक्स्ट आपको दिया, आयनिक कंपाउंड आर इजीली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। देखो केरोसिन और पेट्रोल क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अभी हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट नॉन पोलर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सॉल्युबल है। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड आपको दिया कि आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट तो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट कब करते हैं, मोल्टन स्टेट में, या फिर जब हम इन्हें डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। फोर्थ क्या दिया है आपको कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि ये क्लोजली पैक होते हैं, और आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक कटायन होता है और एक अनायन होता है। तो कटायन और अनायन में क्या होता है भाई, इनमें अपोजिट चार्ज होते हैं, तो इनके अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, और ये क्लोजली पैक होते हैं। तो इसलिए इनको मेल्ट करना और बॉईल करना क्या होता है, मतलब डिफिकल्ट होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर कॉल्ड। देखो ये बोला है कि कार्बन जो एटम्स होते हैं, यानी कि जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें, यानी कि कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है भाई, सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है भाई, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड। और जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल के लिए पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सैचुरेटेड। बट अगर यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड होता तो इसका आंसर क्या हो जाता भी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डैश ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल।
अब देखो यहाँ पर ये पूछा है कि आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट होते हैं, तो वो क्या क्या करते हैं? भई वो उसके बेसिस पे हम कौन-सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं? वेट को, प्रेशर को, डेंसिटी को। तो ये तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। जो रिएक्टिविटी होती है वो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट है, उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या फिर फुलफिल है, उसी के बेसिस पे डिसाइड होती है। उसी के बेसिस पे हम देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भई? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक एसिड हैज़ ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ। यहाँ पर देखो एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, तो जो एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है केल्विन में, वो होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 290 केल्विन। ये तो याद करने जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें तो भाई कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 290 केल्विन होता है। अब आप ये ध्यान रखना कि एसिटिक एसिड का अगर आपसे मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में पूछ लिया है, तो वो सेल्सियस में भी पूछ सकता है, ठीक है? इसी तरह से अगर उसने मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ सकता है, तो आपको इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ध्यान रखने हैं एसिटिक एसिड के। तो जो इसका सेल्सियस में होगा वो आई थिंक होता है 16 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, अगर हम सेल्सियस में बात करें तो। और इसी तरह से अगर एसिटिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो 390 या फिर 391 केल्विन आता है, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में होगा वो कितना होता है 117 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये आप डाटाबेस क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड बाउंड टुगेदर बाय ग्लू। यहाँ पर ये पूछा है कि इन दोनों का मिक्सचर पोटेशियम क्लोरेट और जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, ये किस पे होता है? सोप में, डिटर्जेंट में, मैस्टिक हेड में या फिर कैंडल्स में? तो ये किस में होता है भाई? ये होता है ऑप्शन नंबर 3 मैस्टिक हेड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर 3। जो सोप और जो डिटर्जेंट है, ये क्या होते हैं भाई? सोप और जो डिटर्जेंट होते हैं, देखो सोप तो हमारी होती है, वो क्या होते हैं भई? ये भी आप ध्यान रखना। देखो अगर आपने उससे अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया, मैच स्टिक का पूछा है, अब अगर ऑप्शन में उसने सोप और डिटर्जेंट दिया है, तो ये हो सकता है कि इन फ्यूचर जो एग्ज़ाम हो उनमें क्वेश्चन वो सोप और डिटर्जेंट इन ऑप्शन से पूछ ले। तो जो सोप होते हैं, सोप क्या होते हैं भई? सोप होते हैं सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है? ये फैटी एसिड्स होते हैं किसके? सोडियम और पोटेशियम के। और जो डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं भई? ये होते हैं सोडियम अल्काइल सल्फोनेट। ये क्या होते हैं भई? सोडियम अल्काइल सल्फोनेट्स होते हैं ये, और सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं, ठीक है? सोप क्या होते हैं भई? सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स सॉरी फैटी एसिड्स होते हैं ये। और जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम अल्काइल सल्फोनेट्स होते हैं या फिर सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था भाई? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो देखो यहाँ पर कन्वेंशनल का मतलब क्या है, यानी कि जो क्या है फिर से प्रोड्यूस नहीं हो सकते इतने इजीली, ठीक है? यानी कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो देखो ये क्या है यहाँ पर, देखो बायोगैस होती है, ये बन सकती है, ठीक है? सोलर एनर्जी भी और जियोथर्मल एनर्जी भी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेचुरल गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज अवेलेबल फ्रॉम हिविया। भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर ये पूछा है कि इससे कौन सा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं या फिर कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये रबर ट्री होता है, ठीक है? ये क्या होता है? ये रबर ट्री है, ये उसी का नाम होता है। तो इसके लेटेक्स से हम क्या करते हैं? रबर को ऑब्टेन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेचुरल रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोइट्रे इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो गोइट्रे होता है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो ये होता है भाई आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 2। जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की वजह से क्या होता है भाई? इसकी वजह से डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जो आयरन है, आयरन आपको पता है इसकी वजह से हीमोग्लोबिन यानी कि एनीमिया डिजीज़ होती है। और जो विटामिन के होता है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पर ये स्कर्वी पूछा है कि स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। तो जो स्कर्वी होता है वो होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 3। जो विटामिन ए होता है ये किसके लिए होता है भाई? ये वो आइज़ के लिए अच्छा होता है। तो इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो आइज़ रिलेटेड होती है। और इससे कौन सी डिजीज़ होती है भाई? ज़ीरोथैल्मिया होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। जो विटामिन बी होता है, वैसे विटामिन बी का क्या होता है? पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। और इससे क्या होता है बेसिकली बेरी-बेरी डिजीज़ होती है, बॉडी वीकनेस होती है, ठीक है? टायर्डनेस फ़ील होता है। और जो विटामिन डी होता है इससे बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है? ऑस्टियोमेल्शिया भी होता है शायद, ठीक है? तो ये रिकेट्स और ये सब हो गया। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे क्वेश्चंस डी ट्रिपल एसबी के एग्ज़ाम के, जो डी ट्रिपल एसबी का नेचुरल साइंस का
2021 में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके हमने केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस किया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।